हाय। कैसे हैं भाई? बढ़िया। चलिए, आज का वन शॉट शुरू करें। हाय, हेलो हेलो हेलो। हाय उमंग, हाउ आर यू? कैसे हो बेटा? वेरी गुड। बिल्कुल मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे आदित्य, 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे बढ़ेंगे। जी, आराम से बढ़ेंगे अगर आप पढ़ाई करोगे तो। हाय पुलकित। हाय अक्षत। हाय आदित्य। कंफर्म होंगे अगर आप देखो, कोई भी काम करोगे, आप मेहनत करोगे तो 100% उसका रिजल्ट आता है। समझ रहे हो? ठीक है ना? तो अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल आएगा, और मैं कह रहा हूँ ये वन शॉट भी अगर देखोगे और इनको पढ़ के भी चलेगे तो 100% इंप्रूव हो जाएंगे आप। ठीक है? बिल्कुल टेंशन ले। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है? देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब इसको तुरंत याद करते जाओ। जिसको याद है वो रिवाइज करे, जिसको याद नहीं है वो याद कर ले। ठीक है? इसको याद करना ऐसे, इसको कहा जाएगा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज। इसको कहा जाएगा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज। ये याद होना चाहिए भैया ना, डायरेक्ट। और ये आपका कहलाएगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज। क्लियर है बॉस? तो अगर आप कर सकते हैं तो आराम से आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपका क्या होता है, मज़ेदार बात है कि इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। किस? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसी तरह से यहाँ पर आपका 39 आएगा, ये 57 आएगा और ये 89 आएगा, ये 72 होता है, ये आपका 104 होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो यहाँ सीरियम 58 आता है, और सीरियम 58 से लेकर के लुटीशियम 71 आता है। यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो थोरियम 90 आता है, और लोरेंशियम 103 तक आ जाता है। क्लियर बॉस? ये कहलाते हैं आपके 4F सीरीज। ये क्या कहलाएगा? 4F सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है? ये कहलाएगा आपका 5F सीरीज या आपका एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर है बॉस? तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगी, ये पूरी की पूरी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगी, ये पूरी की पूरी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगी। यहाँ से जब आप कंटिन्यू करते हैं तो ये आपका कहलाता है आपका लेंथेनाइड सीरीज, ये आपका कहलाता है एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको याद करने का तरीका होना चाहिए, वरना आप गड़बड़ कर देंगे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो कि साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फेको नी क्यों जान जलाती हो। क्लियर? इसको याद। आ गया? पक्का?
अब दिमाग की बत्ती जल गई, ये याद हो जाएगा फटाक से, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे एक बार हाँ तो बोल दो, लल्ला मचा दो हल्ला गली मोहल्ला। ठीक है, अब यहाँ से भी याद करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ से जब याद करोगे आप, तो यहाँ से याद करने पर देखो अब क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे हम, स्कूटर, यामा लाओ एसी, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ इसको, स्कूटर यामा लाओ एसी। तो स्कूटर यामा लाओ एसी आएगा। ठीक, ये जो आएगा, अब बाबूजी से कहा आपने, जब आपसे कि बाबूजी स्कूटर यामा लाओ एसी, बाबूजी ने मना कर दिया, तो आपने क्या बोला उनको, तिजोरी हाफ क्यों। आपने बोला बाबूजी पैसे कहाँ गए, तिजोरी हाफ क्यों। तो बाबूजी ने कहा है कनपटिया पे देंगे आपसे, लड़ाई हो गया। लड़ाई होती, पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी बचाने आए, पड़ोसी का नाम था विवेक, निभाता है। उसने कॉम्प्रोमाइज़ कराया और बोला कार ले लो, एक कार के अंदर आपका सबका जो है वो हो जाएगा जुगाड़। तो कार ले ली उन्होंने, लेकिन कार में जो है वो टांगते ना, आप टांगना चाह रहे हो करीना कपूर, बाबूजी टांगना चाह हनुमान जी, फिर झगड़ा हो गया, कार में टांग। और तुम जिसके लिए बोल रहे थे उसका नाम क्या था, मैगनीस, क्योंकि तुमने चाइनीज से शादी करी थी। तो मैगनीस, और वो क्या काम करती थी, टेक्नीशियन थी, रही। मैगनीज अपनी दोस्त को भी लेकर आई थी और वो रूठ गई, तो वो उस दोस्त का नाम था फिर रूथी, ऑस्मी। दोस्त को गुस्सा आ जाता है हर बात में, छोटी छोटी बात में। ठीक है, और गुस्सा होकर के कहाँ आ गई, रोड पर। तो हमने बोला क्यों रोड पर आई, गुस्सा आ गया तो रोड पे भाग जाएगी, क्यों रोड पर आई। अब एक और पड़ोसी थी, उसका नाम क्या था, नई, पड़ोसन पटना की। तो ये इनके चक्कर में, रूथी के चक्कर में, पड़ोसन पटना की के चक्कर में क्या हो गया, हमारा मन ही नहीं कर रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं क्यों आ गया हूँ। हमने पूछा क्यों आ गया हूँ, जिंदगी तो कबाड़ हो गई मेरी, कोई मतलब ही नहीं रहा। जिंदगी कबाड़ हो गई, तो ये जिंदगी कबाड़ हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। अब इसके अंदर आपको क्लियर कट हो चुका है, यहाँ याद रखना है, ये थर्ड बी होता है, ये फोर्थ बी होता है, ये फिफ्थ बी है, ये सिक्स्थ बी है, ये आपका सेवन्थ बी है, पर ये तीनों जो है वो एट्थ में आते हैं, एट्थ। ये आपका फर्स्ट बी है और ये आपका सेकंड बी है। क्लियर बॉस। तो ये आपके सारे ग्रुप्स हो गए। अब इसके बाद सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जल्दी बताओ इसका, कॉन्फ़िगरेशन होगा n-2 n-1 d, क्या होगा, n-1 d, 1 टू लेकर के 10, और n s 0 to 1, यही आएगा। क्लियर है बॉस, या 1 to 2, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपका आता है एटॉमिक साइज। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज की जब बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, यहाँ से यहाँ तक तो कम होती है कौन, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों के अंदर क्रोमियम की ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्या होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट से, तो साइज आपका कम होगा, तो मिडिल तक कम है, फिर यहाँ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्ट जो है वो शील्डिंग इफेक्ट के ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ जब जाएंगे तो आपका जो है वो जेड इफेक्ट ज़्यादा, सॉरी, कम हो जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको है ना डी ब्लॉक के अंदर आपको डायरेक्ट एक याद रखना कि बहुत अच्छा सवाल पूछेगा आपसे। कैसे सवाल पूछेगा देखो, डी ब्लॉक एनसीईआरटी, कैसे सवाल पूछेगा देखो।
ये टेबल से बहुत सारे सवाल आते हैं, इस टेबल को हम तुरंत याद करेंगे। जैसे पहला सवाल, अगर मैं आपको यहाँ क्या बोल रहा हूँ अभी, मैंने बोला साइज, तो साइज को सबसे पहले देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, देखो सबको पता है 3D1 4:2 आएगा एम का। अगर प्लस बनाना हो तो पहले एस में से निकलेगा, 2 बनाएंगे तब भी एस में से निकलेगा, 3 बनाएंगे तब भी एस में से निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज़्यादा वेनेडियम की होती है। ये क्वेश्चन पूछेगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी ज़्यादा होगी, जल्दी बताओ। एटोमाइजेशन वेनेडियम की किसकी होगी गोपाल? हाँ बेटा, अभी भी कर सकते हैं रिवीजन और सब कुछ अच्छा हो सकता है। मॉक टेस्ट के नंबरों पर टेंशन मत लो। क्या बोला, जल्दी बताओ। मॉक टेस्ट के टेंशन मत लो। ये आप देखो, ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये जल्दी बताओ। वेनेडियम। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि भैया एक ऐसा एलिमेंट है एक्स जिसकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो उसका जो ऑक्साइड है उसके अंदर जो है वो नेचर क्या होगी। तो आंसर आएगा V2O5। और V2O5 आपको पता है क्या होता है, बोलो। V2O5 एम्फोटेरिक होता है। तो आपका या बोलेगा V2O5 बनेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5। क्लियर है गोपाल, सब हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। आर आर, ठीक है, समझ में आ रहा है। आर आर गोपाल, आर आर समझ में आ रहे हैं। तो ये वेनेडियम सबसे हाईएस्ट होगा। लोएस्ट बताओ किसकी होगी हीट ऑफ एटोमाइजेशन, तो जिंक की। अब अगर जिंक के लिए बना दे तो कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी की देखो, फर्स्ट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ये रही। तो आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, देखो लेफ्ट से राइट जाते ही आपके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी 31 है, इसकी 56 है और इसकी 50 हो गई। तो इन दोनों में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस आएगा टाइटेनियम और वेनेडियम में, देखो आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी टाइटेनियम की और वेनेडियम में टाइटेनियम की कम है या ज़्यादा, ज़्यादा। उसके बाद फिर से बढ़ी, यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 50, 53, 700, 17, 62, 58, फिर चेंज हो गई यहाँ पे। Fe और कोबाल्ट में फिर चेंज हो गई, देखो, ठीक है। फिर आपके चेंज होकर के 736 हो गई, यानी कि ये कम हो गई वापस से, ठीक है। 36 के बाद फिर से बढ़ी यहाँ तक। तो ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है और वेरिएबल है, तो इसलिए इतने डेटाबेस तो नहीं पूछेगा, लेकिन मेटेलिक और आयनिक रेडियाई जरूर पूछेगा। बात करके जाना है मेटेलिक और आयनिक रेडियाई। अभिजीत, मैंने मना किया ना मॉक टेस्ट के नंबर मत देखो वरना बहुत डिप्रेशन आ जाएगा। यहाँ देखो, ये आपके सबसे हाईएस्ट मेटेलिक रेडियाई की बात करें तो देखो किसकी हो रही है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्रोमियम की यहाँ पर सबसे कम हो रही है, वापस मैंगनीज बढ़ रहा है। तो ऐसा एलिमेंट बताओ इन दोनों में से कि सब यहाँ तक आके आके कंटिन्यूसली क्या हुई, कम। फिर उसके बाद यहाँ कांस्टेंट हुई है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुई थी, कम। फिर ये क्या हुई, कांस्टेंट। ये देखो बढ़ने लग गई वापस, ठीक है। मैंगनीज की 137 होती है, ज़्यादा होती है क्रोमियम से, याद रखना ये। तो इस पर एक सवाल बनेगा, क्या बनेगा बताओ, कि ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी आयनिक रेडियाई मिडिल में सबसे जो है क्या हाई वैलेंसी है और उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताओ, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना। तो इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो मिडिल में अगर देखें तो कंटिन्यूसली कम इसकी हो रही है, फिर यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर यहाँ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बोलो आया ना। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछेगा, ये +3 और +2 वाला सबसे ज़्यादा देखो किसका है, कोबाल्ट का 1.97। तो ये भी आपसे पूछेगा, तो बता दोगे। डेंसिटी की बात करेगा फिर से, डेंसिटी किसकी हाईएस्ट होगी। डेंसिटी अगर बोले तो हाईएस्ट किसकी बोलेंगे हम, कॉपर की। ये 1 पॉइंट ऐसे होता है 0 और ये 1.1, तो हाईएस्ट इसकी बोलनी है आपको, ठीक है। अगर बराबर पूछ ले तो किस किस की बोलोगे, निकल की और कॉपर की बराबर, लेकिन हाईएस्ट पूछे तो सिर्फ कॉपर की। क्लियर। और डेंसिटी लोएस्ट पूछे तो इसकी। ये सारे सवाल आएंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कर लोगे भाई। सुमित हाय, बहुत दिनों बाद, जय जगन्नाथ। कहाँ चला गया था यार, तुमने तो बात करना ही बंद कर दिया। सुमित भैया, तुमने तो बात ही करना छोड़ दिया हो बे, एकदम जय जगन्नाथ हो गए हो तुम तो, हैं। एकदम गायब हो गए हो, हैं। पूरा कोर गायब हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन याद कर रहे हैं, वो पीरियोडिक में बताते हैं ना श्रीधर, तो वहाँ पीरियोडिक से याद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो चलिए वापस से एक बार रिवाइज करते हैं इस टेबल को। पहला सवाल, मुझे बताओ हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है। आंसर बोलो, फटाफट बोलो, क्योंकि यही सवाल आएंगे। हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, तो आंसर आएगा कॉपर की, ठीक है। दूसरा सवाल, लोएस्ट जो है वो डेंसिटी किसकी है, तो आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वेरी गुड सुमित। हाँ तो बताओ लोएस्ट किसकी है, तो आप बोलोगे हीट ऑफ एटमाइ बोलो हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम किसकी है,
तो हीट ऑफ एटमाइजेशन की बात करें तो सबसे कम जिंक की है। अच्छा, उसके बाद अगर बोले कि बताओ डेंसिटी की बात, डेंसिटी सबसे कम किसकी है, तो आप बोलोगे डेंसिटी सबसे कम किसकी है, स्कैंडियम की। और हीट ऑफ एटमाइजेशन किसकी कम है, जिंक की। उसके बाद है मेटेलिक रेडियाई के अंदर बताओ, अगर मैं मैग्नीज और कॉपर में कंपेयर करूँ तो कॉपर की कम है, मैग्नीज की ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, अगर मैं बोलूँ ऐसा एलिमेंट जिसमें कम है और वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा हो, तो वो क्रोमियम आएगा, और क्रोमियम के केस में 3d5 4s1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3d5 4s1 आते ही 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आपसे बेसिकली डी ब्लॉक में बहुत सारे सवाल ऐसे बोलेगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वाले, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। और अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए एक है, ये टेबल याद हुई नहीं हुई पहले बता दो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका आया, कोबाल्ट का। ये टेबल अगर याद है तो आपका पी वाई क्यू सलट जाएंगे खूब सारे। जल्दी जल्दी इस टेबल को याद करो फटाफट से, पक्का से। क्लियर, याद हो गई। चलिए, तो वापस अपन आ जाते हैं फटाफट से। आई होप आपको याद होगी टेबल, इसमें बहुत सारे सवाल आपके निपट जाएंगे। अरे तो इन दोनों में जब कंपेयर करोगे तो आप बताओ इसकी क्या आई थी 129, इसकी कितनी आई थी 130, बोलो 130, 129, 137, 129 और 137, तो ये एटॉमिक साइज हो जाएगी। इसके बाद आता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव क्या बोला उसने, डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव पार्शियल डी ऑर्बिटल। क्या बोला उसने, डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव पार्शियल डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला जल्दी बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव पार्शियल डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब क्या निकला, जल्दी बताओ फटाफट से। तो इसका मतलब ये निकला है कि यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कॉपर की, तो कॉपर की केस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कॉपर के अंदर क्या आएगा, 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p6 आएगा और 4s2 आएगा। लेकिन यहाँ पर 4s1 3d10 हो जाता है, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब ये कॉपर +1 भी बनाता है, कॉपर +1 बनाएगा तो ये आएगी सिचुएशन, हाँ आया ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4p6 और 3d10, तो d तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन कॉपर एक और ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है +2, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा, 3p6 आएगा और 3d9। तो ये आपकी +2 भी शो कर रहा है, उसमें पार्शियल फील्ड हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हैं 3.0 में नेक्स्ट क्लास कब लेंगे आप, ये सब चल तो रही है क्लास, और कौन सी होती है फिर वेद, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज क्लियरिफाई योर क्वेश्चन। ये सारी क्लासेस चल तो रही है, और कैसी क्लास चलाते हैं, ये चल रही है क्लास, आप देखो ना वेद, आपके ऐप पे भी चल रही है ये क्लास। वेद आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। वेद आप यहाँ छोड़ के ऐप में आओ फटाफट, ऐप में चल रही है, आप नींद में हो। रानी बेटा ये चैप्टर जिन जिन सब्जेक्ट के टीचर्स के हैं आप उनसे पूछो, है ना रानी, तो वो क्या होगा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि वो 11th में है 12th में या कहाँ लेंगे। वैसे 12th में पढ़ाए जाएंगे आई होप, पर आप एक बार फिर भी डिस्कस कर लो। वेद वो चल रहा है ना, ये इन्हीं के साथ चलेगा ना, क्योंकि ये पीवाईक्यू हो चुका था डी का, तो डी की थ्योरी पढ़ानी थी ना मुझे वेद। अब उसके बाद अगले जो पीवाईक्यू सीरीज चलेगी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, सॉल्ट बच रहा था पहले, सॉल्ट कराना जरूरी था वेद, आप समझ ही नहीं पाया आई होप। फिर डी के पीवाईक्यूज कराते तो थ्योरी की बात हुई थी कि थ्योरी करवा दो अच्छे से। क्लियर, कोऑर्डिनेशन है, आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने इसका पीवाईक्यूज ले रखा है आदित्य, बिल्कुल अच्छे से।
पूरा क्रैश कोर्स में एक एक चीज पढ़ाई थी आइसोमेरिज्म की, याद हो तो एक एक चीज पढ़ाई थी आइसोमेरिज्म की, है ना, वन शॉट में ही करा दिया था पूरा आइसोमेरिज्म, अच्छे से याद आया। वेद आप समझ रहे हो, डी ब्लॉक अगर बचा है थ्योरी का तो डी ब्लॉक कंप्लीट कराना पड़ेगा ना क्रैश कोर्स का, और उसका पीवाईक्यूज अभी करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद जो जो पीवाईक्यूज अब बचे होंगे वो कंटिन्यू करेंगे, जैसे सॉल्ट के पीवाईक्यूज बचे हैं तो उसकी थ्योरी हो गई, तब उसका पीवाईक्यूज कराएंगे आपको। आई होप आप समझ रहे होंगे ना वेद। क्लियर, चलिए। तो यहां तक आपको आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि जिंक कैडमियम और एचजी जो होते हैं यही आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। तो ये आपकी बात है। अब इसके अंदर एक खास बात होती है कि ये सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं कौन कौन, ये दोनों तो +2 ही शो करेंगे, लेकिन जो मरकरी होगा वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 1 और 2। तो ऐसे सवाल भी आते हैं कि बताओ कौन से ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट है या कौन है, जल्दी बताओ। हम्म कौन है सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो ये दोनों शो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, तो आंसर आ जाएगा पक्का, जल्दी बोलो। हाँ बेटा, KMnO4 में कलर होता है, अभी पढ़ाएंगे लक्ष्य ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, अभी हम बताएंगे, है ना, आप पेशेंस रखो। वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। ये आपका एक पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा, ये भी पीवाईक्यू आएंगे अभी देखना। चीन कैडमियम एच जी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये नहीं, ऐसे सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कौन कौन होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे स्कैंडियम भी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जिंक कैडमियम सिंगल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ए जो होते हैं एल्कली मेटल वो करेंगे सिंगल, ये शो करेंगे, फ्लोरीन शो करेगा। तो ये सारे के सारे जनरली सिंगल ही शो करते हैं। क्लियर सबको। तो ये सारे के सारे जनरली आप याद रखेंगे तो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले जाएंगे। फिर से आएगा डी ब्लॉक में, स्कैंडियम भी एक ही रखता है +3, ठीक है। ये आपके +2 रख रहे हैं, ये सब +1 रखते हैं, ये +2 रखते हैं, और ये -1 रखता है। तो ये सब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही हैं। तो ऐसे सवाल इंटीजर में आए तो कर दोगे। एक एडवांस में सवाल आया था, पूछूं कि ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ऑप्शन में एक तो सोडियम था और एक फ्लोरीन था, तो आंसर जाएगा नहीं जाएगा, दोनों जाएंगे, फ्लोरीन और सोडियम। तो इंटीजर का आंसर क्या गया था, 2। तो आई होप आप कर दोगे जल्दी बताओ, पक्का। तो ये आपका कर लोगे। इसके बाद आता है आपका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे करेगी, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है और जिंक कैडमियम है, क्रोमियम के बाद मॉलिब्डेनम, टंगस्टन है और फिर आपका मरकरी है। तो जब आप यहाँ जाते हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, देख के बताओ। हम्म यहाँ अगर आप देखोगे तो 3d5 4s1 आएगा। तो अगर हम देखें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ 5 और 1 6 आएगा। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसी की होगी, 6 की। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ 6 की होगी, इसका मतलब क्या निकला, सबसे ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड से ये ग्रुप रखेगा। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस ग्रुप का ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको याद है टंगस्टन को यूज़ किया जाता है फिलामेंट में। जल्दी बताओ किस में यूज किया, सुमित क्या बोला, जल्दी बताओ सुमित। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टंगस्टन। तो अगर आपसे बोले क्वेश्चन की एक फिलामेंट बनाना है मुझे, उसके लिए कौन सा एलिमेंट लूँ, और ऑप्शन दे रखे हैं, अब देखो। जैसे मैं सवाल पूछ लिया आपसे, सवाल ये बोला उसने कि एक्स रे ट्यूब फिलामेंट विच मेटल इज बेटर। पहला सा ऑप्शन स्कैंडियम, दूसरा जिंक, तीसरा मोलिब्डेनम और चौथा आयरन। तो बताओ कौन सा एलिमेंट अच्छा होगा इसके लिए, फटाफट से बताओ, जल्दी बोलो। कौन सा यूज़ करना चाहिए, एक्सरे फिलामेंट बताना है मुझे, और कौन सा एलिमेंट लूँ। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रखेंगे वो लूँगा, या तो क्रोमियम या मोलिब्डेनम या टंगस्टन। तो अगर तीनों में से ऑप्शन मोलिब्डेनम दे रखा है तो आंसर क्या जाएगा, ये मोलिब्डेनम। आंसर क्या जाएगा, मोलिब्डेनम।
क्लियर बॉस? हाय संस्कार, हाउ आर यू, कैसे हो? माय गॉड, ये समझ में आ गया? तो मॉलिब्डेनम आंसर जाएगा, तो इसको आप कर सकते हैं। क्लियर? तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आ गई, ट्रांजिशन एलिमेंट भी आ गया, डी ब्लॉक की साइज भी आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी भी आ गई। इसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, वो है म्यू √n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ n इजिकल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या ये सही है क्या फॉर्मूला? चेक करो। अब अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो म्यू जो होता है वो 1.73 होता है, 2.83 होता है, 3.87 होता है, 4.90 होता है। ठीक है, और ये आपका 5.92 होता है। तो इस कंडीशन में अगर अपन देखें तो यहाँ देखो ध्यान से, तो ये सब याद होने चाहिए आपको, और आपको सवाल आएगा नियरेस्ट इंटीजर बताओ। अगर किसी का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाएगा ना, इसका एक पूरा नाम होता है ऐसे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ लिखा आएगा 1.73, 2.83, 3.874। तो नियरेस्ट इंटीजर जब लिखना हो तो इसके लिए 1.7 लिखते 2, इसके लिए 3, 4। लेकिन अगर ये ध्यान से देखोगे तो उस कंडीशन में, सर आपसे केमिकल बॉन्डिंग की कोर्स की थी, टेस्ट में 100 में से 70 आ गए, थैंक यू, ओ माय गॉड संस्कार, वजह गजब। क्या सच में अच्छा पढ़ाता हूँ क्या मैं? एक बार फीडबैक दो फटाफट ईमानदारी से। यहां से देखो आप, अगर ये बोले इससे कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताएगा। दोबारा बोलो, जो दिखाई देगा वो क्या होगा? ओ माय गॉड आदित्य, थैंक यू। ये जो फर्स्ट लेटर दिखाई देगा, ये फर्स्ट लेटर क्या होगा? हमेशा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। क्लियर? तो ये आपके सवाल आएंगे, फिर से बहुत सारे आएंगे ये। ठीक है, एक और सवाल आता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो हाई स्पिन, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो हाई स्पिन को एक नाम और बोल देते हैं, कि हाई स्पिन जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है? स्पिन फ्री। कैसे लिख सकता है वो एग्जाम में? स्पिन फ्री। और जो लो स्पिन होते हैं उसको क्या लिख सकता है वो? बोलो, स्पिन पेयर्ड। स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड, ये याद रहेगा, क्योंकि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन एक साथ मिल जाते हैं, कई बार पता नहीं चलता आपको। क्लियर है प्रतिभा? वाह, थैंक यू प्रतिभा। सुमित कह रहा है अरे सर आपने जो 11th में डी ब्लॉक कराया था वो तो वाला भी याद है। ओ भाई गजब। क्लियर बस? तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट बता दोगे फटाफट से, कर लोगे? हाँ या ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, स्पिन ओनली, फर्स्ट लेटर बता दोगे, नियरेस्ट इंटीजर पूछे तो बता दोगे, स्पिन ओनली बता दोगे, सब कुछ क्लियर सट। अब सवाल कैसे कैसे पूछेगा, जैसे वो बोलेगा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा है, उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। चलो बताओ। तो अब मेरे दिमाग में आया, किसके हीट ऑफ एटमाइजेशन किसकी ज्यादा होती है? वेनेडियम। वेनेडियम में क्या होता है? 3d3 4s2। तो इसका मतलब 5 अनपेड आएंगे तो 5.92, सॉरी 5 अनपेड नहीं, 3 अनपेड आएंगे तो 3.92, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर। तो आंसर है 4। ऐसे आंसर देना है। वो बोलेगा सबसे लो, क्या बोलेगा? सबसे लो हीट ऑफ एटमाइजेशन किसकी थी? तो आंसर था जिंक की। तो जिंक का आपका कितना आएगा? जिंक में कोई होता ही नहीं है तो 0। फिर बोलेगा सबसे लो डेंसिटी वाले एलिमेंट का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो सबसे लो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकालना है? डेंसिटी वाले का। तो स्कैंडियम होता है। अब स्कैंडियम का क्या होता है? 3d1 4s2, तो 1.73 आएगा। हाँ 3.87 ही होता है वो आदित्य, सॉल्व कर लो, मैथ्स लगाओ, ऐसे मत सोचो, ये लिखा तो है 3.87। मैं तो कुछ भी वैल्यू बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल, है ना? ये लिखी 3.87, इधर देखो। तो अब आया स्कैंडियम, तो 3d1 आया, 4s2 तो 1 आ गया, तो 1.73, 1.73 को करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर 2। तो ऐसे सवाल आएंगे। फिर बोलेगा कि डी ब्लॉक के अंदर जो है वो लेफ्ट से राइट जाते हैं, ध्यान सुनना, लेफ्ट से राइट जाते हैं, और लेफ्ट से राइट जाने पर, जल्दी बोलो, लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर जो सबसे कम होता है मिडिल में, उसके अंदर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताओ। तो वो कौन था? क्रोमियम। लेफ्ट से राइट जाने पर सबसे कम क्रोमियम का आया था 126, क्योंकि मैग्नीज 137 हो गया था। तो क्रोमियम के अंदर 3d5 4s1 आएगा। तो 3d5 4s1 कर दोगे? हाँ या ना?
ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पहली है हायर, दूसरी है कॉमन, और तीसरी है हायर, कॉमन और लोअर। हायर जो होती है वो +4 +5 +6 +7 +8 तक कंसिडरेबल है। कॉमन जो है वो +2 +3 तक कंसिडर है। लोअर जो है -1 0 +1 तक है। ठीक है, अब जो हायर की बात करें अगर अपन, तो हायर जो होती है इट इज फाउंड इन, किस में पाई जाएगी देखो, इट इज फाउंड इन, किस में पाई जाएगी जल्दी बताओ, इट इज फाउंड इन देयर ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स। ठीक है, इट इज फाउंड इन देयर ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स बिकॉज, बोलो, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन both are strong, both are, बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, एंड या यूं कहें both are strong oxidizing agent, both are strong oxidizing agent because of their small size एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, एक तो छोटा साइज होगा उनका, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अगर खींचेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पर पॉजिटिव ज़्यादा आएगा। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। और जब वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो दूसरे पर पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, तो इसमें पाई जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कुछ सवाल आते हैं, जैसे पहला, मैग्नीज +7 शो करता है हाईएस्ट, ठीक है, बट विद ऑक्सीजन। ठीक है, विद ऑक्सीजन, तो विद ऑक्सीजन अगर वो करेगा तो वो आपका जैसे Mn2O7 आ जाएगा, MnO4 माइनस आ जाएगा, ऐसे। ये आपका ग्रीन कलर का ऑयल है, लिक्विड। ये सवाल भी पूछता है PYQs में कि Mn2O7 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, Mn2O7 क्या है, ग्रीन ऑयल लिक्विड है। Mn2O7 क्या है, ग्रीन ऑयल लिक्विड। क्लियर, ये कौन है, पर्पल कलर का है। ठीक है, उसके अलावा जो विद फ्लोरीन जो है, विद फ्लोरीन जो है वो आपका क्या है, हाईएस्ट जो है वो विद फ्लोरीन कभी भी Mn7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, Mn4 एग्जिस्ट करेगा, पर वो भी अनस्टेबल होगा, तो आपका MnF3 में टूट जाएगा। तो फ्लोरीन के साथ अगर पूछे कि भैया बताओ कौन है, तो आप आंसर दोगे MnF3, क्योंकि ये अनस्टेबल है, टूट जाएगा। क्लियर, तो फ्लोरीन के साथ जो कंपाउंड है उसके अंदर आपसे पूछे तो आंसर टिक कर दोगे। बेटा, आपकी रैंक की मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्लियर, हाँ रानी, अगर आपको लगता है तो यू कैन ज्वाइन। क्लियर, अभिषेक बहुत जल्दी कराएंगे बेटा, पहले डी ब्लॉक करा दे, क्योंकि सॉल्ट और डी ब्लॉक के मिक्स्ड आते हैं सवाल, है ना। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, तो आंसर टिक करोगे नहीं करोगे जल्दी बताओ। MnF3 टिक कर दोगे, MnF2 अनस्टेबल होता है, टूट करके इसमें आ जाएगा। क्लियर बॉस, क्लियर बॉस, जल्दी बताओ फटाफट, यस 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 लिख के बता दो। तो MnF3 आ जाएगा विद फ्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम के अंदर तो आपका हाईएस्ट प्लस फ्लोरीन के साथ ही पाया जाएगा 6। मैग्नीज का अगर फ्लोरीन के साथ चाहिए तो वो इस तरह से पाया जाता है ऑक्सीफ्लोराइड की फॉर्म में, ये आपका हाईएस्ट +7 शो कर सकता है, तो ये मैग्नीज के लिए सारी बातें याद रहेगी। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में फिर CrO3 आ जाएगा, कार में टांग, ये आपका अनस्टेबल होता है, ये टूटना चाहता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट ये स्टेबल होते हैं तो ये नहीं टूटेंगे, इसलिए नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है, कम, तो आप बोल दो कि नीचे आने पर कम हो रही है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ जो है वो और भी पाए जाएंगे, क्रोमेट की फॉर्म में और डाईक्रोमेट की फॉर्म में, है ना। और क्रोमेट और डाईक्रोमेट, ये ध्यान रखेंगे आप कि डाईक्रोमेट जो होता है वो एसिडिक की फॉर्म में होता है,
क्रोमेट जो होता है वो बेसिक में होता है, हमेशा याद रखना, ये पूछेगा पीएच लेस देन 7 और पीएच मोर देन 7। ये मोर देन 7 आते इधर, लेस देन आते उधर। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, कर लोगे? जल्दी बोलो। ठीक है, इसका कलर याद रखना, कलर भी पूछेगा। ये कलर क्या होता है? येलो। ये कलर क्या होता है? ऑरेंज। क्लियर है बॉस? पक्का? सच बोलो, जल्दी 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 जल्दी। क्लियर बॉस? चलिए, तो ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपसे आता है जैसे कॉपर है, कॉपर +2 है और कॉपर +1 है। अगर मैं बात करूं यहाँ 3D10 है या 9, तो आंसर आएगा 3D9 है। यहाँ 3D10 है, तो अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ज़्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से स्टेबल होगा। क्लियर? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है। इसके अलावा जो सवाल आएंगे, अब आएगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आपकी +2 +3 होती है, और इट इज फाउंड इन देयर सल्फाइड +2 +3 इट इज फाउंड इन देयर सल्फाइड एंड chlorides because they are reducing agent। ठीक है, तो देखो आप इसी तरह से Fe+2 या FeCl2 इन्हीं के साथ पाई जाएगी। जेड, ये देखो आप MnS। ठीक है, इसी तरह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होती है वो? -1 है, 0 है, +1 है। तो -1 है, 0 है और +1 है, तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ फटाफट से। -1 0 +1 अगर होगी तो किस में होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड्स में। ये NiCO4 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपका VCO5 आ गया, या VCO6- आ गया। क्लियर है? तो ये आपका NiCO4 आ गया, VCO6- आ गया। क्लियर है बॉस? तो यहाँ से आप आराम से अपने सारे कर सकते हो, प्लस वाला भी आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जितने सवाल आएंगे वो कर दोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आता है, अब सबसे सिंपल आता है एक अलॉय फॉर्मेशन। तो अलॉय फॉर्मेशन की जब बात आती है तो अलॉय फॉर्मेशन क्यों कर सकते हैं बताओ? कि दीज एलिमेंट शो, बोलो, दीज एलिमेंट्स शो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं अलॉय फॉर्मेशन की, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। वेरिएशन, यानी कि जो वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है। तो अलॉय बनती कैसे है वो समझो। अलॉय बनती है जब सिमिलर साइज वाले एटम एक दूसरे की प्लेस पर आ जाते हैं। तो दीज एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, शो स्ट्रॉन्ग अलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। ड्यू टू, बोलो, सिमिलर साइज, क्योंकि इनके साइज में वेरिएशन नहीं होता। सिमिलर का मतलब बराबर नहीं होता है, सिमिलर का मतलब डिफरेंस कम है। ठीक है, सबके साथ अलॉय बनाते हैं। मर्करी कैन फॉर्म अलॉय विद मैनी मेटल्स, और इसकी अलॉय का नाम होता है अमलगम, एक्सेप्ट प्लेटिनम आयरन के साथ नहीं बनाता ये। किस किस के साथ? प्लेटिनम आयरन और टंगस्टन, इनके साथ नहीं बनाएगा ये। दोबारा बोलो, किसके साथ नहीं बनाएगा? बोलो, जल्दी बोलो। प्लेटिनम आयरन और टंगस्टन के साथ। पक्का? तो ये आपके अलॉय नहीं बनाएगा। अलॉय फॉर्मेशन की एक कंडीशन होती है, वो है 15% डिफरेंस होना चाहिए। मैक्सिमम डिफरेंस जो साइज का होना चाहिए 15% तक चलता है, ताकि वो आराम से आपस में एक दूसरे के अकोमोडेट हो जाए। तो साइज डिफरेंस अलॉय फॉर्मेशन के लिए कितना होता है बताओ आपस में? 15%। क्लियर है सबको? इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट कुछ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ भी बनाते हैं, जैसे ब्रास और ब्रॉन्ज। ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रास जो होगा वो आपका कॉपर होगा,
कॉपर होगा। अब एक जगह आपका जिंक है, एक जगह टिन है, तो ये भूल जाओ तो याद रखना की पॉइंट कि जहाँ एस है वहाँ एस नहीं है, जहाँ जेड है वहाँ जेड नहीं है। तो यहाँ अपने आप आ जाएगा कि ब्रास में कॉपर प्लस जिंक होता है और ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है, और ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ भी अलग बनाती है। एक आता है जर्मन सिल्वर, तो याद रखना जर्मन सिल्वर में कभी सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, क्या बोला बताओ मैंने, बोलो जर्मन सिल्वर। ठीक है, सिल्वर नॉट प्रेजेंट। तो एक सवाल पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता जर्मन सिल्वर में, तो आंसर क्या दोगे आप, सिल्वर ही प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हो गया बॉस? बेटा ये यहाँ पे नहीं बताएंगे, हाइड्रोजन एनर्जी बाद में बताएंगे सुमित, है ना, ये दिस इज नॉट है। ठीक है ना। तो आगे देखें, अब एलॉय फॉर्मेशन के बाद आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड को नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है, ये मेटेलिक स्ट्रक्चर रखने वाले हैं, दोबारा बोलो, ये क्या है, मेटेलिक स्ट्रक्चर रखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसमें आकर के स्मॉल साइज एटम लाइक बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आकर के बैठ जाते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, कौन कौन आके बैठ जाएंगे, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। थैंक यू नो वन, ओ माय गॉड। जल्दी से बताओ कौन से एटम, स्मॉल साइज एटम लाइक बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जब यहाँ आकर के बैठ जाएंगे तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाएगा। अब सोचो यहाँ अगर आके कोई बैठ गया बीच में तो गैप भर गया, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? मेलेबल नेचर घट जाएगी, डक्टाइल नेचर घट जाएगी। ठीक, ये एलिमेंटल फॉर्म में बैठते हैं इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। क्लियर बॉस? क्या समझ में आया, जल्दी बताओ। एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, एलिमेंटल फॉर्म में बैठते हैं इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। क्लियर? बेटा मैं जीओसी नहीं पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का टीचर हूँ बेटा, डेली लाइफ, है ना। हाँ, तो यहां पर आपका क्या होता है, बोलो। हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं है, पक्का? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे जैसे, तो ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये दिखाई देंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो जैसे ही बैठ जाओगे तो क्या होगा, हार्डनेस। तो कुछ बोरोन जो होते हैं जब वो बैठ जाते हैं तो बोरोइड्स कहते हैं उनको, तो वो बोरोइड जब हैं तो बोरोइड्स की वजह से हार्डनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पहुंच जाते हैं डायमंड के साथ हार्डनेस में, तो सम बोरोइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। क्लियर? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया। फिर आपका आएगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बात करें तो दीज मेटल्स एंड देयर क्या बोला जल्दी बताओ, दीज मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो, दीज मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, ठीक है, शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्या करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्यों करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी, उसका रीजन क्या है, ध्यान सुनना। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का रीजन होता है बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बोलो, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से कैटलिस्ट बना लेते हैं। अब कैटलिस्ट में बहुत सारे आएंगे एग्जाम में, जैसे पहला आएगा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या आएगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब ये याद करने हैं भाई, ये सवाल आएंगे TiCl3 प्लस AlC2H5 होल थ्राइस। जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीथीन, ठीक है, बनाने के काम आता है। कहाँ काम आएगा, पॉलीथीन। और एक्टिव स्पीशीज इसमें क्या होगी, ये TiCl4 है, इसकी एक्टिव स्पीशीज TiCl3। उसके बाद आता है जैसे ओस्टवाल्ड मेथड,
तो ओस्ट वर्ल्ड में क्या बनाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपरेशन। एंड कैटलिस्ट जो होगा इसके अंदर वो कौन होगा बताओ, प्लेटिनम और RH। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा विल्किंसन कैटलिस्ट। ये फॉर्मूले आएंगे सारे। विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है वो आपका होता है RHCl PPH3। मुझे ये बताओ क्या इसमें फॉस्फीन है क्या, क्या PH3 में फॉस्फीन है क्या, नहीं। तो अगर सवाल आ जाए कि विल्किंसन कैटलिस्ट में PH3 होती है क्या, PH3 नहीं होती है, देखो ध्यान से, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। हाँ हाँ सोनू, देखो अगर आपके पास टाइम है सोनू तो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है और आप आराम से वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ क्लियर हो गया यहाँ तक। तो RHCl PPH3 आ गया, तो विल्किंसन कैटलिस्ट में ये नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको पूरे डी ब्लॉक में जितने लिखे हैं वही पढ़ा देता हूँ, ताकि मेंस में जो आएंगे वो सीधे के सीधे यही सवाल पूछेगा, यहीं से स्टेटमेंट बनते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये अच्छे से, अभी 2 मिनट दे रहा हूँ, आप याद कर लो ना, तो आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे एज इट इज। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में एक ये भी याद रखना, ये देखो जो मैं बता रहा था ना, ये रहा कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, ये जो I- होता है और थायोसल्फेट, ये पर थायोसल्फेट जो है रिएक्ट करके I2 नहीं बनाते, लेकिन अगर इसमें Fe+3 डालते हैं तो रिएक्शन हो जाती है। तो इस रिएक्शन का कैटलिस्ट भी पूछ सकता है, तो बता दोगे, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट बता दोगे कौन होगा, Fe+3। क्लियर, हाँ बिहार बोर्ड वाले भी कर सकते हैं। एक सवाल और आता ही है, V2O5 जो होता है रिएक्ट करता है एल्कलाइन एज वेल एज एसिड्स, तो क्या देगा ये, VO4 3- और VO4+। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा आपसे कि जब V2O5 होता है रिएक्ट करेगा एल्कलीस एज वेल एज एसिड्स, तो क्या देगा, तो VO4 3- देगा और VO4 नीचे है और प्लस ऊपर है, ध्यान रखना इसको। क्लियर, हाँ या ना, क्लियर। और ये CRO कैसा है, बेसिक है। CRO कैसा होता है, बेसिक, ये मैंने बताया भी था कल। और ये आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के थ्रू मेनली एसिडिक गिव्स S और वेल VO2+ salts। In vanadium there is a gradual change from the basic V2O3 to less। अरे 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 अरे, काहे नाराज हो गए लल्ला। ठीक है, ये वाला याद करो जो मैं बता रहा था अभी लास्ट ही अरे क्या कर रहा है ये। ये सारे आप अलॉयज याद करो फटाफट। अभी आज ही याद कर लेना, नहीं तो ये सवाल नहीं होंगे फिर आपसे इस तरह के, क्योंकि यहाँ से अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पूछता है, कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाते हैं, और H2SO4 का जो कैटलिस्ट होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है V2O5। ये आ गई यूज। अरे कहाँ गए वो सब लिखे हुए थे ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये रहे, ये रहे, ये देखो, ये रहे, यहाँ से आएंगे सब। ये वाला एक तो सबसे पहले यूके, ये सिल्वर कॉइन, यहाँ से पढ़ो फटाफट जल्दी जल्दी। हम्म आयरन और स्टील्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, दे आर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो स्टील कैसे बनाई जाती है, रिडक्शन से, किसके, आयरन ऑक्साइड से। पहला, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी एंड द एडिशन ऑफ कार्बन अलोइंग मेटल सच एस क्रोमियम मैग्नीज एंड निकल। ठीक है, तो अगर आप देखो स्टील में कौन कौन से मिलाई जाती है, तो क्रोमियम, मैग्नीज और निकल। क्रोमियम है, मैग्नीज है और निकल है। सम कंपाउंड्स आर मैन्युफैक्चर्ड स्पेशल पर्पस सच एस TiO। अब ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि TiO किस लिए,
ये डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आएंगे। TIU फॉर द पिगमेंट इंडस्ट्री एंड MnO2 फॉर द यूज ऑफ ड्राई बैटरी सेल्स, ये डायरेक्ट आएगा। बैटरी इंडस्ट्री के अंदर पूछ रहा है कौन कौन है, तो जिंक है, निकल है और कैडमियम है। ये याद करना, ये स्टेटमेंट आए हुए हैं PYQs में, इसलिए बोल रहा हूं जल्दी करो बेटा। मीम मैंने कोऑर्डिनेशन का डाल रखा है, वन शॉट आप जाके देख लो, अपनी कक्षा करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर पड़ा हुआ है 2 पार्ट में, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है मीम। हाँ जल्दी। उसके बाद कह रहा है कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर स्टिल वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड द कॉइनेज मेटल्स। कॉपर AgAu क्या कहलाएंगे, कॉइनेज मेटल। ऑल्दो Ag एंड Au, ये याद रहेगा भाई, MnO2 ड्राई बैटरी सेल्स में है, बैटरी इंडस्ट्रीज में पूछा गया है तो जिंक के साथ निकल है, जिंक कैडमियम और निकल। कॉइनेज मेटल याद रहेगा कॉपर, है ना। आर रेस्ट्रिक्टेड, गोल्ड और सिल्वर आर रेस्ट्रिक्टेड टू कलेक्शन आइटम्स एंड द कंटेम्पररी यूके कॉपर कॉइन्स आर द कॉपर कोटेड स्टील। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। यूके कॉपर किसे कहते हैं, तो यूके यानी कि द सिल्वर, यूके कॉइन्स आर कॉपर एंड निकल की अलॉय है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, बताओ यूके कॉपर क्या होता है, अभी तक आया नहीं है, बोलो जल्दी बताओ, कर लोगे जल्दी जल्दी बताओ। कॉपर निकल अलॉय, बैटरी के अंदर कौन था, जिंक कैडमियम निकल, यहाँ कौन है, कॉपर और निकल अलॉय। मैनी ऑफ द मेटल्स एंड ऑफ देयर कंपाउंड्स आर एसेंशियल कैटलिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्री। ये रहा V2O5, याद रहेगा, ये V2O5 कैटलाइज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SO2, तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग, और इसका नाम था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये TiCl4 आ गया, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बताया था, यूज टू मैन्युफैक्चरिंग पॉलीथीन, अभी बताया था मैंने, पॉलीथीन बनाने में काम आएगा। आयरन कैटलिस्ट होता है हैबर्स प्रोसेस में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, N2H2 मिक्स करके बनाते हैं। निकल कैटलिस्ट इनेबल टू द हाइड्रोजिनेशन, निकल किस में यूज होगा, हाइड्रोजिनेशन में, इन द वैकर प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकर प्रोसेस क्या होता है बताओ, इथीन, इथाइन टू इथेनॉल, क्लियर, इस कैटलिस्ट। तो वैकर प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होगा वो कौन होगा, PdCl2। उसके बाद कह रहा है निकल, ये देखो, निकल कॉम्प्लेक्स आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स एंड द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर, सच एज अ बेंजीन। निकल के फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कौन यूज होता है, AgBr, और इसका एक कॉम्प्लेक्स भी बनता है AgBr से, कौन सा था वो, ये वाला कॉम्प्लेक्स है थायोसल्फेट के साथ, ये आपका फोटोग्राफी में बनता है। तो कर लोगे इसको, जल्दी से बताओ फटाफट। अब कैटलिस्ट याद हो गए, फटाफट से बोलो, वापस बोल रहा हूँ, पहला सवाल इधर मेरी तरफ देख के बताओ, यूके कॉपर, यूके सिल्वर क्या है, बताओ यूके कॉइन्स क्या है, यूके कॉपर क्या है, तो आंसर आएगा निकल, और बोलो कॉपर की सिल्वर होती है यूके कॉपर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है। कॉइनेज मेटल कौन सी है, कॉपर AgAu है। कॉइनेज मेटल्स कौन सी है, कॉपर AgAu है। उसके बाद अगर अगला पूछूं तो अगला क्या बोलोगे, फटाफट से बताओ। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 बनाने के लिए है, उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो V2O5 है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 में ले जाता है। इसके अलावा पूछ रहा है वैकर प्रोसेस कौन सा है, बताओ। वैकर प्रोसेस है PdCl2, कैटलिस्ट होता है उसके अंदर, जो आपके क्या करता है, बोलो इथेनॉल बनाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा है, तो बताया RHCl-PPS3 है। क्या विल्किंसन में है आपका फॉस्फीन, नहीं है। अगला बैटरी के अंदर कौन होता है, तो बताया था जिंक है, ठीक है। उसके बाद कैडमियम और निकल यूज किया जाता है, क्लियर। ये सारे सवाल आपके आएंगे तो निपटा दोगे भाई, क्लियर, ठीक। अब ये ऑक्साइड वाला, एक बच्चा कह रहा है ऑक्साइड वाला भी बता दो सर इसमें, तो ऑक्साइड वाला भी देख लो, ये रहा ऑक्साइड वाला भी देख लो भाई, एक बार अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो इसको, ऑक्साइड वाला भी। ये रहे ऑक्साइड्स। अब देखो ऑक्साइड्स की पूरी याद करो अच्छे से। अरे दीज ऑक्साइड्स, ठीक है, ये जो ऑक्साइड है, दीज ऑक्साइड जनरली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन ऑफ हाई टेम्परेचर, सही बात है। ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम नहीं बनाएगा, देखो मैंने क्यों, क्योंकि स्कैंडियम ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, तो MO नहीं बनाएगा। विच आर द आयनिक, ठीक है, फ्रॉम MO ऑक्साइड, जो कि आयनिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड्स, ठीक है, विद द ग्रुप ऑफ नंबर दैट अटेम्प्ट Sc2O3
टू Mn2O7 स्कैंडियम से बियॉन्ड द 7 ग्रुप नो हायर ऑक्साइड्स, क्योंकि 7वें ग्रुप के बाद कोई हायर ऑक्साइड नहीं पाया जाएगा। 7वां ग्रुप क्योंकि क्या Mn के बाद Mn2O7 के बाद कोई हायर नहीं आएगा, सिर्फ एक आयरन पाया जाता है, वो Fe2O3 में होता है, और एक फेरेट भी बनाता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ उसने, ये फेरेट भी बनाता है, ठीक है, +6 में, बट ये अनस्टेबल होता है, ये एल्कलाइन मीडियम में ही पाया जाएगा, एसिडिक मीडियम में टूट जाएगा ये फिर से Fe2O3 में। द ऑक्सोकेटाइन, जैसे वेनेडियम +5 है, वेनेडियम +5 के ऑक्सोकेटाइन है, एक तो VO2 प्लस, ठीक है, +6 में, और एक VO+2, क्या लिखा है उसने, VO+2, +5 का कैटायन एक एग्जिस्ट कर रहा है VO2 प्लस, और एक आपका VO+2 कर रहा है ऑक्सोकेटायन में। टाइटेनियम का कर रहा है +6 में TiO+2। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, ये भी पूछता है वो। मान लो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक में लोअर दे रखी है, तो वो क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक। क्लियर। इन द केस ऑफ Mn, ये देखो कोवेलेंट ग्रीन ऑयल है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, Mn क्या होता है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल, इवन CrO3 एंड V2O5 है लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसके, CrO3 का भी और V2O5 का भी, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, लो। इन दीज हायर ऑक्साइड द एसिडिक कैरेक्टर हमेशा बढ़ेंगे। 10 Mn2O7 गिव्स, है ना, ये हमेशा जाएगा तो HMnO4 में जाएगा, CrO3 H2CrO4 में जाएगा, या H2Cr2 7 में। V2O5 हाउएवर एम्फोटेरिक होता है थ्रू मेनली एसिडिक, मतलब एम्फोटेरिक में भी कौन सा होगा, मेनली एसिडिक, एंड गिव्स VO4 3- एंड VO2 प्लस सॉल्ट्स। वेनेडियम देयर इज अ ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम द बेसिक, V2O3 क्या है, बेसिक, टू लेस बेसिक, तो ये आपका बेसिक होगा, ये लेस बेसिक हो। ये भी पूछेगा कि ये वाला क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बेसिक। V2O5 एम्फोटेरिक, V2O4 डिजोल्व्स इन द एसिड्स, तो V2O4 भी डिजोल्व हो जाएगा और क्या देगा, VO+2 सॉल्ट। सिमिलरली V2O5 रिएक्ट विद एल्कलीज एज वेल एज एसिड्स, तो वो भी क्या देगा, VO4 3- और VO4 प्लस, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, प्लस प्लस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द वेल कैरेक्टराइज्ड CrO बेसिक। क्लियर हो गया बॉस, याद कर लेगा ये जल्दी। अब देखो वापस अपने नोट्स पे आओ तो विल्किंसन कैटलिस्ट समझ में आ गया, ओस्टवाल समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई, एंड फ्रॉम NCERT लिख देता हूं ताकि याद रहे। अब देखो अगला, अगला अगर हम बात करें तो ये जितने भी हैं सारे के सारे की पॉइंट देता हूं। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में, ठीक है, ये जितने भी है ना, ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक। क्या वाला जल्दी बताओ, ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। तो इनके जितने भी है, जैसे पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। क्लियर। इसके अलावा जो आपका एक तो V2O5 अभी बताया, एक आपका AS2O3, ये एम्फोटेरिक होंगे, ठीक। अब डी ब्लॉक के अंदर खास बात याद रखेंगे, जैसे CrO आ गया, ठीक है, CrO2O3 आ गया, CrO2 आ गया और CrO3 आ गया। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्या बोला था अभी अभी उन्होंने, बताओ, बेसिक, और ये क्या बोले थे बताओ अभी अभी, एसिडिक, ठीक है। इसी तरह से MnO आ गया, Mn3O4 आ गया, Mn2O7 आ गया, और Mn3O4 आ गया, Mn2O3 आ गया, MnO2 आ गया, और MnO2O7 आ गया। तो यहाँ देखो क्या आएगा, +2, यहाँ क्या आएगा 8/4, यहाँ आएगा +3, यहाँ आएगा +4 +7। ये आपका जो होगा वापस ये बेसिक होगा, ये आपका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एसिडिक हो गया, और जो बीच वाले होंगे वो क्या होंगे बताओ, एम्फोटेरिक। मैं ऐसे गोला लगा देता हूँ, ये सब एम्फोटेरिक होंगे। तो डी ब्लॉक में अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है
तो आप याद रहेंगे ये सारे एम्फोटेरिक होंगे, ये बेसिक और ये बेसिक होंगे। हाँ या ना? ये पूरा सवाल आता है 2 से 3 साल बार आ चुका है। क्लियर? हाँ या ना? ठीक, क्लियर है बॉस? ये सब एम्फोटेरिक आएंगे, ये भी एम्फोटेरिक है। ये बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको याद कर लो अच्छे से। कर लिया? जल्दी बोलो, कर लोगे लल्ला? इसके बाद देखो अगला, अगला आता है फिर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ सबसे पहले आएगा वो K2Cr2O7। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये क्रोमाइट और होता है ये। इस क्रोमाइट और की Na2CO3 प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराई जाती है 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ ये ऑक्सीजन इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करता है, तो ये ऑक्सीडाइज करके बनाता है Fe2O3 प्लस Na2CrO4 प्लस CO2, ये उड़ जाएगी। इसका येलो कलर होता है, और इसका जो है वो ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये इनसॉल्युबल है और ये सॉल्युबल है। फिर इसको डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर। तो ये डिसॉल्व वाटर करने पर ये तो आ जाएगा रेजिड्यू में, और ये आ जाएगा आपका किस में, फिल्ट्रेट में। तो ये आपका रेजिड्यू में आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा फिल्ट्रेट में। अब इस फिल्ट्रेट को लेते हैं, और अभी मैंने बताया था आपको कि ये एसिडिक मीडियम अगर कर दो तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डाइक्रोमेट में आ जाता है और Na2SO4 में आ जाता है। अब इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ये बहुत स्पेसिफिक होती है, 32.4 पर ये मैक्सिमम सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ एक ऐसा सूटेबल टेम्परेचर एम्प्लॉय करते हैं कि ये हट जाए, तो ये आपका डाइक्रोमेट अलग निकाल लेते हैं फिर, और उसकी KCl से रिएक्शन कराते हैं तो K2Cr2O7 बन जाता है, और ये बनता है K2Cr2O7 प्लस KCl। तो K2Cr2O7 जो बना, ये इस तरह से बनाया जाता है। अब यहाँ सवाल पूछता है बॉस, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 में इसकी क्रोमाइट और की रिएक्शन जब इससे कराई जाती है तो कंपाउंड बन रहा है जो X, इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ स्पिन ओनली। तो यहाँ +6 है, और अगर यहाँ +6 है तो 0 आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ अगर +6 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो बोलो, जल्दी बोलो, 0। तो ये सवाल आएंगे PYQs में, सारे निपटा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल कि यहाँ K2Cr2O7 ले रहे हैं, तो यहाँ आपका जो है वो, फिर आपने Na2CO3 क्यों लिया, K2CO3 लेते। तो K2CO3 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जब आप यहाँ करोगे तो इन दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है। K2Cr2O7 और K2SO4 की सॉलिबिलिटी सिमिलर होती है, तो अलग नहीं हो सकते। जबकि अगर सोडियम लेते हैं तो ये सॉलिबिलिटी 32.4 पे मैक्सिमम रखता है, इसलिए इसको हटा सकते हैं। ये अलग मिल जाएगा, अलग मिलके इससे रिएक्शन करा के ये प्राप्त कर लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, इसकी प्रिपरेशन आएगी तो ये पूछेगा, तो बता दोगे पूछेगा तो, कि Na2CrO4 का क्या मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्पिन ओनली, तो 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी प्रिपरेशन होती है MnO4-2 की, इससे कराई जाती है, इसका नाम है पायरुलोसाइड। KOH लेते हैं, NaOH लेते हैं, हीट करते हैं और O2 से रिएक्शन होती है, तो ये आपका चला जाता है इसमें ग्रीन मेल्ट। ये कौन से कलर का होता है, ग्रीन। फिर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं लिटिल एल्कली के साथ। तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं लिटिल एल्कली के साथ, तो ये बना देता है आपका MnO4 2- ग्रीन सॉल्यूशन। और फिर इसको अपन क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। अगर इसको NaOH के साथ करेंगे तो ये बनेगा आपका Na2CrO, सॉरी, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7। और अगर KOH के साथ करेंगे तो बनेगा K2Cr2O7 डॉट 10H2, क्या कर रहा हूँ यार मैं, Na2MnO4 डॉट 10H2O, और ये बनेगा सिर्फ K2MnO4। तो इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं इसको। क्लियर है बॉस?
ये हो जाएंगे Na2MnO4 डॉट 10H2O और एक आपका K2MnO4। हाँ है ना, सिंपल है कि नहीं है बॉस? तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया। अब इसमें एक खास बात आपसे पूछी जाएगी बार बार, ये इसकी प्रॉपर्टी बार बार पूछता है ये, कि ये जो होता है ना एग्जिस्ट करता है ओनली इन, जल्दी बोलो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। किस में एग्जिस्ट करेगा जल्दी से बताओ ये? स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। अगर आप एक्वस लेते हैं, एसिडिक लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं या लाइट बेसिक लेते हैं, इट विल डिसप्रोपोर्शनेट। और डिसप्रोपोर्शनेट होकर के ये बनाएगा सीधा MnO4 माइनस प्लस MnO2। क्या बनाएगा ये बताओ? MnO4 माइनस 2 से ये MnO2। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। ये आपका आ गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये देखो, ये +7 आ गया, +4 आ गया और ये +6 था। ये बहुत सारे सवाल पूछेगा यहाँ, याद रहेगा ये? क्लियर है बॉस? ये सारे सवाल पूछेगा, निपटा दोगे। अब इनके स्ट्रक्चर्स पूछेगा, इनके जो स्ट्रक्चर है वो देखना जरा। MnO4 माइनस ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखो ये आपका ऐसा है, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, इसका हाइब्रिडेशन D3S होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। कलर जो आएगा इसमें वो आएगा ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल, यहाँ आएगा कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। ये लिगेंड टू मेटल क्या होता है बताओ? ये आपका है Mn, इस पर +7 आने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो फिर खींचेगा, तो ये फिर खींचेगा, वो फिर खींचेगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो रिलीज्ड एनर्जी क्या कहलाएगी? वो रिलीज्ड एनर्जी क्या कहलाएगी? वो एनर्जी जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? कलर विजिबल रीजन में आएगा, जिसकी वजह से आएगा। पक्का? तो कर लोगे भाई? जल्दी बताओ, सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है कि नहीं लल्ला? वो एनर्जी कहलाएगी, तो इसको बोलते हैं, अब ऐसे लिंक इस शॉर्ट में लिखा आता है वो CTLM, यानी कि चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, तो इसमें कलर उसकी वजह से आएगा, ठीक है। इसके बाद अब जो स्ट्रक्चर्स है इंपॉर्टेंट वो है आपका ये, देखो CrO4 है, CrO4 -2 है, डबल बॉन्ड, ये माइनस आ गया, माइनस आ गया। क्रोमेट की बात करेंगे, वैसे मैं NCERT से दिखा देता हूँ ताकि NCERT की याद रहेगी तो बहुत ईजी हो जाती है। अभी इनकी रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, जैसे पहले तो अपन ने ये पढ़ा था डाइक्रोमेट, इसकी प्रिपरेशन ये रही, ये बना दोगे। ये बनाने के बाद अब इसकी जो रिएक्शंस आएंगी वो देख लो। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है, ये देखो, ये स्ट्रक्चर आ गई और ये आ गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था उसने, लिंकेज बताओ कितनी है, CrO लिंकेज कितनी है, जल्दी बताओ, CrO लिंकेजेस कितनी है? तो आप बोलोगे CrO लिंकेजेस आपके पास कितनी है? 3 3 6 7 और एक 8, तो ये PYQ खत्म हो गया, एक ये PYQ आया हुआ है, कर दोगे लिंकेज 8, ठीक है। इसके बाद ये रेडॉक्स रिएक्शन करता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में बस ये 4 रिएक्शन याद करो इसकी। I- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो I- को कहाँ उठा के लाएगा? I2 में। H2S हमेशा कहाँ जाती है? सल्फर में। +2 है SN का, तो कहाँ जाएगा? SN फ्लोर। Fe+2 है तो कहाँ जाएगा? Fe+3। तो 4 आपको इसकी रेडॉक्स रिएक्शन याद करनी है। वापस बताओ, I- को कहाँ लेकर जाएगा? I2 में। दोबारा बोलो। I- कहाँ जाएगा? I2 में, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा क्लियर? H2S कहाँ जाएगा? सल्फर में। अब इधर आ जाओ, क्रोमेट के अंदर अभी प्रिपरेशन बताई। ये अगर मैं इसका करवा रहा हूँ, ये देखो, एयर या KNO3 से MnO4, इसका करा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये MnO4 2- कहाँ चला जाएगा? MnO4- में। ये भी सवाल आएगा कि X एक है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो Y बनता है, तो Y का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो क्या आएगा?
0, क्योंकि इसके ऊपर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे सवाल आएंगे, कर दोगे। ये MnO4 माइनस जो होगा 2 है, ऑक्सीडाइज कर रहे हो, लिखा ना एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन, तो एक ही में जाएगा वो सिर्फ MnO4 माइनस में। ठीक है, तो चला गया। इसके बाद रिएक्शंस करो, ये सारी रिएक्शनें आप अच्छे से कर लो क्योंकि इसकी आएगी MnO की। देखो पहली रिएक्शन, ये बहुत फेमस रिएक्शन आती है थायोसल्फेट के साथ। थायोसल्फेट है Mn+2 है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, पर ऑक्सोडाइसल्फेट सॉरी पर ऑक्सोडाइसल्फेट इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, MnO4 माइनस में, और खुद सल्फेट में आ जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, डार्क पर्पल यानी कि ऑलमोस्ट ब्लैक। ठीक है, और ये आपका देखो, अगर इसको हीट करें अपन, ये हीटिंग इफेक्ट है, इसको हीट करेंगे तो किस में जाएगा, K2MnO4 MnO2 और O2। ये आपका कैसा होगा, बोलो ग्रीन, ये कैसा होगा, ब्राउन। क्लियर, तो ये आपको याद हो जाएगा, दो चीज़ें याद होगी, पर ऑक्सोडाइसल्फेट से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो ये MnO4 में जाएगा, वो सल्फेट में चला जाएगा। ये आपका किस में जाएगा, इसमें और इसमें। द मैग्नीज एंड परमैग्नेट आयन हैव टेट्राहेड्रल, साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैग्नेट और परमैग्नेट दिखा टेट्राहेड्रल। ठीक है, द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, वो पाई बॉन्ड भी था, अभी बताया था स्ट्रक्चर में। द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट द परमैग्नेट डायमैग्नेटिक ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये रिएक्शन दे रखी है इसकी, देखो ये याद करो फटाफट से कि एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज, ये एसिडिफाइड है, ऑक्सलेट अगर होगा तो उसको तो CO2 में ले जाएगा, +2 को +3 में, नाइट्राइट नाइट्रेट में, I-2 में। ये तो क्लियर हो गया, ये चार रिएक्शन याद हुई नहीं, बताओ। ऑक्सलेट किस में जाएगा, CO2 में, ये किस में जाएगा, +2 +3 में, ये NO2 माइनस NO3 माइनस में, और I-2। ये चारों रिएक्शन याद करो फटाफट से। जल्दी जल्दी जल्दी, लल्ला मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहा है कि द फुल रिएक्शन कैन बी रिटर्न एडिशन ऑफ हाफ रिएक्शन, ये तो पता ही है। इफ रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ परमैग्नेट, वो कह रहा है रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन ऑफ परमैग्नेट, मैग्नेट डाइऑक्साइड में जाएगा। जैसे इसका रिडक्शन कराएंगे तो कहाँ जाएगा, परमैग्नेट तो इन दोनों में जा सकता है, 3 हिस्से में जाएगा, तो मीडियम के डिपेंड करेगा। वो कैसे डिपेंड करेगा, देखो ये अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपसे कि एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, ये याद करो, इसमें आएंगे ये एसिडिक सॉल्यूशन, तो I- किस में गया था, I2 में, ये Mn+2 में जाएगा। Fe+2 अभी बताया था किस में गया था, Fe+3 में। सेम है, एसिडिक मीडियम में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ऑक्सलेट कहाँ बताया था अभी अभी, CO2 में। H2S कहाँ बताया था, सल्फर में। ठीक है, इसके बाद SO3 सल्फाइड आयन कहाँ जाएगा, सल्फेट में। NO2 माइनस कहाँ जाएगा, NO3 में। ये तो क्लियर हो गया एसिडिक। अल्कलाइन जब होता है मीडियम फ्रेंडली यानी कि लो, तो आपका MnO4 हमेशा MnO2 में जाएगा। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होता तो MnO4-2 में जाता। तो अब बताओ I- कहाँ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलाइन मीडियम में I- किस में कन्वर्ट होगा, जल्दी बताओ, ये सवाल आएगा। एसिडिक में कहाँ जाएगा और एल्कलाइन में कहाँ जाएगा। एसिडिक में जाएगा तो I2 में, लेकिन अगर एल्कलाइन आएगा तो IU3- में। इसको आयोडेट बोलते हैं। MnO4- का थायोसल्फेट से कराएंगे तो सल्फेट में, और OH-। ये भी सवाल आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, याद करो ये दो रिएक्शन। चलो बताओ, एल्कलाइन मीडियम में I- किस में जाएगा, बस इतना बता दो। अल्कलाइन मीडियम में कहाँ जाएगा, जल्दी बता दो। अल्कलाइन मीडियम में, आयोडेट में। क्लियर है सबको। चलिए अगला बताओ, थायोसल्फेट सल्फेट में। इसके बाद ये तो MnO4- Mn+2 ही रिएक्ट कर लें तो ये डायरेक्ट MnO2 में, क्योंकि ये तो रिएक्शन हो जाएगी जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जिंक ऑक्साइड कैटेलाइज्ड होता है इसमें कि मैग्नस सॉल्ट हो ऑक्सीडाइज टू MnO2। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ जिंक सल्फेट, तो ये क्या होगा, MnO4- और Mn+2 जिंक सल्फेट की प्रेजेंस में MnO2 में जाते हैं। तो कैटलिस्ट पूछ सकता है ये, तो बता दोगे कैटलिस्ट।
ये वाली रिएक्शन आपको मैंने बताई थी कि कभी भी MnO4 माइनस होता है ना, वो HCl के साथ कभी टाइट्रेशन नहीं दे सकता, क्योंकि MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर वो HCl आ गया तो वो खुद MnO4 माइनस को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से कोई भी रिडॉक्स नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया? तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। ये सारी रिएक्शनें कंप्लीट आपकी क्लियर। तो आई होप आपको डी ब्लॉक के अंदर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। करके आएंगे, बोलो मचाओगे हल्ला गली मोहल्ला, बोलो। सारा करा दिया मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सोकेटायन, उसके बाद इंटरस्टिशियल, कैटलिस्ट, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन, यह सब पहुंच गए। ठीक है, अब कुछ जो चीज़ें होती हैं, जैसे एक सवाल आपसे पूछ सकता है ये वाला कि यार कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कि Fe+2 और Cr+2, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप नॉर्मल देख करके तो क्या बोलोगे यार, कि Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, और ये Cr+2 से Cr+3 जा रहा है, यही बोलोगे आप तो, हाँ या ना? तो जब आप ये बोलोगे तो इस कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा ये 3D+2 है ना, तो 3D+2 से करो, तो 3D क्या आएगा 6, तो यहाँ 3D5 हो जाएगा, यहाँ 3D4 है, यहाँ 3D3 हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा यार Fe ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हाफ फिल्ड हो रहा है, लेकिन जब भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना होता है हमेशा पानी में निकालते हैं, एक्वस में। तो ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हो ऐसी है ही नहीं। हाँ, ये अब ऐसी होगी, ये +2 से जाएगा FeH2O6 +3 में और ये आपका +2 से कहाँ जाएगा, ऐसे +3 में। अब इधर अगर हम देखें इसको, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करके भराओ, ये तो आप भर के बताओ, अगर आप तो दिमाग की बत्ती जलेगी। इसमें अगर 6 भरोगे तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें आप देखोगे तो 5 बनेगा ऐसे। तो जब ये इधर से इधर जाएगा तो ऐसे हाफ फील्ड होगा, लेकिन जब क्रोमियम को आप ध्यान से देखोगे तो क्रोमियम जब हाफ फील्ड होगा तो ऐसे। तो आप देख सकते हो सबसे, बेटा कुछ नहीं घबराना सचिन, मैंने जितनी अभी एनसीईआरटी से बताई वो 5 रिएक्शन याद करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं याद करनी। हाँ आशुतोष, नेट अगर 0 ही आएगा क्योंकि 4 0 हो गया, वो एक आयनिक कंपाउंड हो गया, तो जैसे NaCl है उसका भी डायपोल मोमेंट 0 बोलेंगे। तो ये हाफ फील्ड हो गया अचानक से। तो अभी नई थ्योरी पता चली आपको कि D5 ज्यादा स्टेबल होता है D3 से इन गैसियस मीडियम। क्या बोला जल्दी बताओ, इन गैसियस मीडियम। ठीक है, और D5 और D3, अब इधर आओगे तो D3 ज्यादा होगा D7 से, D5 से, D3 D5 से ज्यादा होगा। तो D3 D5 से ज्यादा होगा इन एक्वस। और हमेशा आपको एक क्वेश्चन पूछेगा अब, तो F, तो क्रोमियम इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, Fe से। तो ये सारे सवाल आप निपटा दोगे अब, जल्दी बताओ, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, पक्का? तो अब देखो मजेदार बात, क्या मजेदार बात है, देखो सबसे पहले 2 4 PYQs भी करवा ही देता हूँ मैं आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाए, फिर आप कर लेना, ये PDF डाल देंगे चलो बताओ फटाफट NaCl react with concentrated H2SO4 and K2Cr2 7 to give a reddish fumes। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगी। हम्म, ये PYQs है 24 के, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से। अब ये याद आना चाहिए आपको, ये हमने सॉल्ट के अंदर भी बताया था। सॉल्ट के अंदर क्या बताया था बताओ, कि यार जब NaCl था और आपका ये H2SO4 था और K2Cr2 7 था, तो एक क्रोमिल क्लोराइड बनता है, याद है, CrO2Cl2, और इसको NH में से पास करते हैं तो Na2CrO4 बन जाता है। तो ये सॉल्ट से मिक्स हो गया है, तो ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब आंसर CrO2Cl2 और Na2CrO4। ठीक है, ए। अगला करके बताओ, तो इलेक्ट्रॉनिक ये तो F ब्लॉक आ गया। ये वाला बताओ, अभी भी बताया था। हम्म, जल्दी करो।
फटाफट। यस, अरे बाप रे, थैंक यू। थैंक यू। आपकी कमी है लेकिन। आगे बढ़े। हम्म। कमी है लेकिन कमी कब दूर होगी? बताओ फटाफट। हाँ, पीडीएफ दे देंगे अभी, है ना? यस। जल्दी बताओ फटाफट, इसमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर तो। फोटोग्राफी, ये जी पॉलीथीन्स प्रिपरेशन, हैबर प्रोसेस, तो एक बताओ कौन सा बचा? डी, क्योंकि मैंने इसमें पैलेडियम बताया था। अगला करो। ये भी एस ब्लॉक में आ गया। फ्लेम टेस्ट है अभी तो। ये वाला करो फटाफट जल्दी से। आप कितना कमा लेते हो? अरे भाई, 2 वक्त की रोटी चल जाती है, बस इतना ही कमा लेता हूँ। हम्म। जल्दी। क्लियर? सिंपल है। चलो तो बताओ, तो एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी बताया था, याद करो जल्दी से। स्कैंडियम +3। अगला बताओ। ये तो डी उससे कोऑर्डिनेशन से आ जाएगा। वाओ, अगला करके बताओ फटाफट जल्दी, डी ब्लॉक। इसलिए आपको दिक्कत आता है। क्या दिक्कत आता है? क्योंकि डी ब्लॉक में सॉल्ट के और उसके मिक्स हो जाते हैं और आप सोचते हो मुझसे पीवाईक्यूज नहीं हो रहे। अब बता रहा हूँ ना मैं, देखो ये। जल्दी। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन: MnO2 plus KOH plus O2, A plus water, प्रोडक्ट A in न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम डिसप्रोपोर्शनेट। अब बताओ प्रोडक्ट A कौन सा होगा? जल्दी करो। प्रोडक्ट A कौन सा होगा? देखो, प्रोडक्ट ए की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए आपका अभी बताया था MnO2 और KOH और O2 होता है, तो MnO4-2। ए इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम डिसप्रोपोर्शनेट गिव बी एंड सी, तो अभी बताया था बी और सी कौन से होंगे जो डिसप्रोपोर्शनेट होंगे, वो इन दोनों में चले जाएंगे। अब क्या बचा? ठीक है, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी एंड सी, तो इसका तो जीरो आएगा और इसका +4 है, तो Mn+4 में आप देखो कि 3d5 4s2 है, +4 है तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो यहाँ कितने बचे? 3, तो 3.87। तो 3.87 का नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 4, तो 4 + 0 कितना आएगा? 4। मैंने बोला था ना ऐसे सवाल आएंगे। हम्म। देखो अब सवाल हो रहे नहीं हो रहे, ये सवाल अभी बताया था, इससे रिएक्ट करके क्या बनता है? MnO4-2 ग्रीन, और वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर MnO4- और MnO2 बनाता है। रिएक्शन याद करो। देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगला करके बताओ। द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ 3.86। 3.86 इसमें आ रहा है और एटॉमिक नंबर बताना उसका, सोचो। 3.86 आ रहा है। सोचो जल्दी। हम्म। फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वेनेडियम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 3d3 4s2 होता है, +2 करेंगे तो 3 बचेगा, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23, सी आ गया। अगला करो। अभी बताया था ये। ग्रीनिश येलो कौन होती है? बहुत आसान है ये तो। ग्रीनिश येलो गैस, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी। यस सर। एक ही गैस है, Cl2।
तो इसका मतलब NH4Cl होगा आंसर, क्योंकि Cl उसी में है। डी, वेरी गुड, बस मजा आ रहा लल्ला, मचा दे हल्ला। ओ भाई बताओ फटाफट जल्दी, आप ही करो इनको, जल्दी 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 लल्ला, मचा दे हल्ला गली मोहल्ला। 11वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है कंप्यूटर जी। हम्म, वाओ, वेनेडियम, यस, अभी तो लिखा था अपन ने, हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वेनेडियम। फिर वो कह रहा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, तो वो तो एक ही बनाएगा V2O5, और फिर इंट दे रहा है वो एम्फोडेरिक, तो एक ही हुआ ना, वो तो V2O5, तो आंसर ही आ जाएगा 5। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मतलब +5 आएगा, तो वो 0 आ जाएगा। फ्यूजन ऑफ ओर विद द सोडियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2। ओ भाई फिर से वही आ गया, करके बताओ जल्दी। हम्म, इसको करके बताओ फटाफट। आंसर आया। देखो सोडियम क्रोमेट से रिएक्शन करके क्या बना था, अभी लास्ट में अभी भी रिएक्शन बताई थी ये, क्या बताई थी बताओ, कि यार क्रोमाइट और जो होता है वो ये होता है FeO.Cr2 3 प्लस Na2CO3 प्लस O2, और वो रिएक्ट करके क्या बना रहा था जल्दी बताओ, वो बना रहा था Na2CrO4 प्लस आपका Fe2O3, और अभी बताया था मैंने कि ये येलो होता है, तो जल्दी से बताओ फटाफट से क्या होगा, क्या कह रहा है वो, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका तो +6 हो गया, इसका +3 हो गया, +3 के अंदर ये आएगा आपका 3d5, तो यानी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, 5.92 है तो 6 हो जाएगा, 6 + 0 आपका 6 आएगा, यही आंसर है। अभी देखो मैंने आपको सिखाया था ऐसे सवाल आएंगे, तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया कि रिवाइज करना है आपको अच्छे से, और उसके बाद आपको ये PDF हम शेयर कर देते हैं, तो ये पूरा जो आज पढ़ा है इसको पहले याद करो और फिर ये PYQs कर लो, फोड़ के रख दोगे आप। खाया ना, सचिन फोड़ देगा, आकाश, आकाश, सचिन, पक्का। चलिए फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट, और अमेजिंग सेशन के लिए इसे प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हर जगह फैला दो लल्ला। आपके इस फैलाने से फ़ायदा ये होगा कि अननेसेसरी जो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में जिनसे नहीं हो पा रहा है, वो बच्चे आपका थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद उनके सारे PYQs और अगले साल के भी यानी जो देने जाएंगे वो भी बन जाएंगे। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर कर दो, सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दो, सब जगह फैला दो, ताकि बच्चे आपको दुआएं दें कि यार उनके सवाल सही हो जाएंगे। आपकी लड़ाई उन बच्चों से नहीं है, आप सोचते हो कि अगर उसके नंबर आ गए तो गलत, उसके नंबरों से तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तुम्हें अपने नंबर से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक और बात भाई, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं, आपको नया साल आपके जीवन के अंदर बहुत तरक्की दे। हाय हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं भाई,
आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय आपके लिए जो है वो आपकी सारी खुशियों को, सारी इच्छाओं को पूरा करे, ईश्वर आपके साथ रहे, आपके हर सपने को पूरा करे जो आपने देखा, और जिस तरह से आप अपने सपनों को पूरा करने में प्रयासरत रहें, आगे भी ऐसे ही बने रहें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। इसी के साथ एक बार और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।